एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसा रहा आप लोगों का कल का सेशन, मतलब सैटरडे का? कल तो संडे था ऑब्वियसली, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। आप सारे विद्वान जो है ना, हमें पता है, आप लोगों को पता है कि हम हिस्ट्री के अंदर विद्वान है ना, है कि नहीं? तो चलिए आगे स्टूडेंट्स सारे लाइव। चलिए जी, ठीक है जी, ओके। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो, जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर भी कर दो। तो चलिए आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा हमने सैटरडे को हुमायूं और शेरशाह सूरी से रिलेटेड टॉपिक किया था। अगर आपको याद हो तो ठीक है, अगर नहीं याद तो एक बार आप लोग क्लास खत्म होने के बाद दोबारा एक बार क्लास को देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखा, क्योंकि उसके अंदर हमने हुमायूं और शेरशाह सूरी से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस किए थे। शेरशाह सूरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने वाले क्वेश्चन। तो आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि शेरशाह सूरी ने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या काम किए थे। आप सभी को याद होगा स्टूडेंट, जब मैंने आपको शेरशाह सूरी करवाया था तब मैंने आपको बहुत ही क्लियरली तरीके से बताया था कि शेरशाह सूरी हालांकि कहने को ये एक छोटे से स्केल से ऊपर उठा था, लेकिन आप मानेंगे नहीं अकबर से भी ज़्यादा महान था। हालांकि अकबर एक शाही राजघराने से बिलोंग करता था, इसलिए अकबर को हर कोई जानता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अकबर के जितने भी काम हैं उसमें शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा रोल रहा है। कैसे? वो भी सोच रहे होंगे कि शेरशाह सूरी तो मर गया, अकबर गया, मतलब मैम कैसी बातें कर रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अकबर जब गद्दी पर बैठा तो उसने शेरशाह सूरी के जितने भी काम हुए थे या किए हुए थे वो सारे कामों को देखा था, उसने शेरशाह सूरी को फॉलो किया। इस वजह से शेरशाह सूरी को अकबर को रास्ता दिखाने वाला पाथ फाइंडर कहा जाता है। आप क्वेश्चन बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आता है कि अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को कहा जाता है। अकबर का पाथ फाइंडर किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी को कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया था जो शेरशाह सूरी ने किए थे। और वैसे भी आप सभी को बता दूं, शेरशाह सूरी के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल, जो अकबर के नवरत्नों में 9 हीरो में शामिल था। अब सभी को पता, अब नॉर्मल सी बात है, टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में रहा, तो टोडरमल को तो शेरशाह सूरी के बारे में सारा कुछ पता ही है, क्या किया कैसे किया। तो वो जो जानकारी है वो अकबर तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि टोडरमल किसके दरबार में? अकबर के दरबार में है। तो शेरशाह सूरी के मरने के बाद में टोडरमल किसके पास चला गया था? अकबर के पास। और अकबर को शेरशाह सूरी के बारे में सारी जानकारी दी, कैसे कैसे क्या क्या काम किए थे, वो सारा कुछ अकबर को बताया। क्लियर? इस वजह से अकबर का पूर्वगामी किसे कहते हैं? शेरशाह सूरी को। या फिर अकबर का पाथ फाइंडर किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी को। आज हम शेरशाह सूरी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने उस दिन भी शेरशाह सूरी के बारे में काफी कुछ किया था। शेरशाह सूरी जिसके बचपन का नाम फरीद है, शेरशाह सूरी जिसने एक शेर को मारा था, इस वजह से शेरखा कहते हैं। शेरशाह सूरी जिसने चौसा के युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी का टाइटल लिया था, और जब वो गद्दी पर बैठा, कुर्सी पर बैठा, सिंहासन पर बैठा 1540 में, तब वो सुल्तान के नाम से और हजरत आला के नाम से गद्दी पर बैठा था। क्लियर बात समझ में? तो चलिए आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी स्टूडेंट, अगर कुछ लोगों को लगता है कि यार ये टॉपिक हमारे लिए नया है, तो आप लोग जो है इससे पहले जो क्लास हुई है शेरशाह सूरी की वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो देखते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे का टॉपिक समझ में आएगा। क्लियर बात समझ में आई? वैसे भी आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को लिंक पहुंचा दिया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है वो समझते हैं। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, द प्योर सिल्वर रुपया वाज इशूड बाय, शुद्ध चांदी रुपया किसके द्वारा जारी किया गया था? हाँ जी स्टूडेंट बताइए, शुद्ध चांदी का रुपया किसके द्वारा जारी किया गया था? हालांकि आप लोगों को इसका आंसर पता चल ही गया होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हम टॉपिक इसी का कर रहे हैं। लेकिन चलो, हमें कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, हमें ये नहीं देखना कि क्या क्वेश्चन है, हमें ये देखना कि क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो हमें देखना है। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है, हालांकि इसका आंसर आप सभी को पता है, शेरशाह सूरी आएगा, नो डाउट आप सभी को पता है, क्योंकि शुद्ध चांदी का रुपया किसके द्वारा शुरू किया गया था। अब
अब वो हम समझते हैं। देखो, जो शेषासुरी था उसने, वो एक गरीब तबके से एक हाई लेवल तक पहुंचा था। उसको हर चीज़ पता था कि अमीर को किस चीज़ की ज़रूरत है, गरीब को किस चीज़ की ज़रूरत है और मिडिल क्लास को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसने क्या किया, 3 तरह के सिक्के शुरू किए थे। 3 तरह के सिक्के शुरू किए थे अमीरों के लिए। आपको मैंने उस दिन भी करवाया था आई थिंक। अमीरों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, किसके लिए, मिडिल क्लास के लिए, और गरीबों के लिए, किसके लिए, गरीबों के लिए। अमीरों के लिए उसने जो सिक्का चलाया था वो सोने का सिक्का था। कौन सा, सोने का सिक्का था, जिसे हम क्या कहते हैं, अशरफी कहते हैं। क्या कहते हैं, अशरफी। याद करो, मैंने गाना भी गाया था, तेरी झलक शर्फी, मतलब तेरी जो झलक है वो कैसी है, सोने के सिक्के की तरह है। तू जो है वो एक बार देखते तो ऐसा लगता है यार मैंने सोना देख लिया हो। क्लियर, बात समझ में आई। तो अमीरों के लिए जो सिक्का चलाया था उसे हम क्या कहते हैं, अशरफी कहते हैं। वो क्या था, सोने का सिक्का था। जो मिडिल क्लास लोगों के लिए जो चलाया था वो कैसा था, चांदी का सिक्का था, जिसे हम क्या कहते हैं, रुपया कहते हैं, जो आज भारत की एक मुद्रा है, भारत की करेंसी है। क्लियर। मिडिल क्लास के लिए लोगों के लिए क्या चलाया, चांदी का, जिसे हम क्या कहते हैं, रुपया कहते हैं। और गरीबों के लिए उसने क्या चलाया था, दाम, जिसे हम क्या कहते हैं, तांबे का सिक्का कहते हैं। आप लोगों को याद होगा, हमारे घर में जो बड़े हैं वो कई बार बोलते हैं कि कितने दाम का है, मतलब क्या दाम है इसका। हम कई बार बोलते हैं, जार में जाते हैं, क्या दाम है, मतलब क्या कीमत है। जो दाम है वो पैसे की वैल्यू है। बात समझ में आई। दाम, जिसे हम क्या कहते हैं, तांबे का सिक्का कहते हैं। तो अमीरों के लिए अशरफी, मिडिल क्लास के लिए रुपया और गरीबों के लिए दाम, सोना, चांदी और तांबा। क्लियर, बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि शुद्ध चांदी का रुपया, तो रुपया जो आज भारत की करेंसी है वो किसने शुरू की थी। अभी तक रुपया किसी ने भी नहीं चलाया सिक्का, सबसे पहले शेषासुरी ने चलाया था। तो शेषासुरी, सीधा सा आंसर था। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि 1 रुपए में मतलब कि एक चांदी के रुपए में कितने दाम होते थे, 64 दाम होते थे, 1:64। कि अगर आपको 1 रुपया चाहिए और अगर आपके पास में 64 दाम है तो आपके पास वो कितना, 1 रुपया। जैसे हम कहते हैं ना कि 1 रुपए में कितने होते, 100 सिक्के होते हैं, होते कि नहीं होते, इकन्नी, चवन्नी, गट्ठी, मतलब 10 पैसे, 20 पैसे, कितने सिक्के होते, 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में। उसी तरह से 1 रुपए में उस टाइम पे 64 दाम होते थे, 64 दाम, 1:64। अगर आपके पास 64 दाम है तो इसका मतलब आपके पास 1 रुपया है। अगर आपके पास 1 रुपया है तो इसका मतलब आपके पास 64 दाम है। क्लियर, बात समझ में आ गई। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। क्लियर, बात समझ में। तो आंसर क्या आएगा, शेषासुरी। अकबर आपको पता ही है, मैंने आपको क्लास में करवाया है। इसने देखो इलाही और जलाली, इलाही और जलाली। इलाही क्या था, सोने का सिक्का था, और जलाली क्या था, चांदी का सिक्का था। इलाही क्या था, सोने का गोल सिक्का था, और जलाली क्या था, चांदी का चौकोर सिक्का था। ये अकबर ने शुरू किए थे। जहांगीर ने भी सिक्के चलाए थे, वो अपनी पत्नी के नाम पे चलाए थे, जिसे नूरजहां या नूरे महल कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका आंसर, बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रुपया नाम का सिक्का किसने चलाया था। जो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रुपया जो शेषासुरी ने चलाया था वो कौन सी धातु का था, कौन से मेटल का था, चांदी का। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, व्हाट वाज द एक्सचेंज रेट ऑफ सिल्वर रुपया। ये तो अभी बताया, जस्ट अभी बता के हटी हूं कि इसका आंसर क्या आएगा कि चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी, चांदी दे रुपए दी बंटा दर की सी। बताओ, अभी बताया जस्ट, क्या था, 1:64। क्या आएगा, चांदी आ गया सबसे पहले, दाम आ गया, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 1 रुपए में कितने दाम होते थे, 64। कितने तांबे के सिक्के थे, 64। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ ऑफ द शेषासुरी अक्यूर्ड इन, शेषासुरी की मृत्यु कहां पे हुई थी,
कहाँ पे हुई थी भाई बताओ? शेरशाह ऑनलाइन जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। शेरशाह सूरी की डेथ कहाँ पे हुई थी? आगरा, कालिंजर, रोहतास एंड सासाराम। बताओ भाई जल्दी जल्दी बताओ, शेरशाह सूरी की डेथ कहाँ पे हुई थी? चलो डेथ से पहले हम कुछ चीज़ें करते हैं वो समझते हैं। शेरशाह सूरी जब छोटा था, मतलब जिसे हम फरीद कहते हैं, तो वो शेरशाह सूरी जब सुल्तान नहीं बना था तो वो कहीं का तो सूबेदार हुआ होगा ना, कहाँ कोई तो एरिया संभाल रहा होगा। तो शेरशाह सूरी जब सुल्तान नहीं था तो वो कहाँ का, सासाराम का क्या था, गवर्नर था, सूबेदार था, कमांडर था। शेरशाह सूरी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का कमांडर था? सासाराम। सासाराम कहाँ पे है? बिहार में। क्लियर? शेरशाह सूरी जब सुल्तान बना तो उसने सबसे पहले इस सासाराम के पास में एक किला बनाया जिसे हम कहते हैं रोहतास का किला। क्लियर? शेरशाह सूरी जब सुल्तान नहीं बना था उस टाइम पे कई बार क्वेश्चन आता है, शेरशाह सूरी फरीद जिसे हम कहते हैं, शेर खां जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ का सूबेदार था? सासाराम का। कहाँ पे है? बिहार में। शेरशाह सूरी जब सुल्तान बना 1540 में, 1540 में, तो 1541 में क्या बनाया? उसने किला बनाया जिसे हम कहते हैं रोहतास का किला। कहाँ पे? बिहार में। क्लियर? बात समझ में आई? शेरशाह सूरी आगरा, आगरा से कोई कनेक्शन है शेरशाह सूरी का? नहीं। अब हम बात करते कालिंजर की। तो आप सभी को मैं बताऊं स्टूडेंट, शेरशाह सूरी ने 1545 में कालिंजर पर आक्रमण किया था। कालिंजर कहां पे है? एमपी। कहां पे आक्रमण किया था? कालिंजर। कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। कालिंजर का राजा कौन था? कीरत सिंह। शेरशाह सूरी ने क्या किया? शेरशाह सूरी देखो, वो कहते हैं कि इंसान की जब मौत आती है ना तो इंसान खुद उठ के जाता है, जगह नहीं जाती है, इंसान खुद चल के जाता है। देखो क्या हुआ, इसने सोचा कि भाई क्यों ना कालिंजर पे अटैक किया जाए। कालिंजर पे अटैक किया। इसके पास एक तोप थी, गोला बारूद। इसने क्या किया, निशाना धागा, वो जो तोप गोला बारूद था वो टकरा के वापस वहीं पर आके गिर गया जहाँ पे ये खड़ा था। इसके आसपास पूरी तरह से गोला बारूद बिछा हुआ था और उसमें क्या हो गया, भूम ब्लास्ट, छुमंतर। बात समझ में आई? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कालिंजर में। कहाँ पे हुई थी? कालिंजर में। वेरी गुड आंसर। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? क्लियर? बात समझ में आई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी कहाँ का सूबेदार था? सासाराम का। शेरशाह सूरी ने कौन सा किला बनाया? रोहतास का किला। शेरशाह सूरी की कौन से अभियान के दौरान मृत्यु हुई थी? कालिंजर अभियान के दौरान। कालिंजर का राजा कौन था? कीरत सिंह था। क्लियर? कब? 1545 में। देखो 1540 में तो ये बैठा ही था, सिर्फ 5 साल तक इसने सुल्तान रहा, ये सिर्फ 5 ईयर तक। क्लियर? बात समझ में आ गई? समझ में आया? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कालिंजर में। राजा कौन था? कीरत सिंह। क्लियर? समझ में आया? एनी डाउट? कोई समस्या? करें आगे? चलो। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी, शेरशाह सूरी द वारिस कौन सी? बताओ। सुजात खां, इस्लाम खां, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह, आदिल। हाँ जी बताइए, शेरशाह सूरी का वारिस कौन था? याद करो, बताया था, बहुत अच्छे तरीके से बताया था ऑनलाइन। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी का बेटा कौन था? इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी की डेथ हुई थी 1545 में। 1545 में इस्लाम शाह सूर क्या बन गया? राजा बन गया। और 1553 तक इसने क्या किया था? शासन किया था। हुमायूं की हिम्मत नहीं हुई इसके टाइम पीरियड में भारत पर अटैक करने की। सोचो ये भी कितना मजबूत रहा होगा। आप सभी को पता है हुमायूं इस टाइम पे कहाँ पे था? ईरान में था। वो मौका अवसर देख रहा था, अब मौका देख रहा था कि कब मैं भारत पर अटैक करूं।
क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बाहर निकाल दिया था। तो इस्लाम जब जैसे ही वो अटैक करने जाता उसने देखा कि भाई इस्लाम शाह सूर है, ये भी शेरशाह सूरी की तरह मजबूत है। तो जैसे ही शेरशाह सूरी इस्लाम शाह सूर मरा, इसने देखा कि अब कौन बैठ रहा है गद्दी पर, देखो तो सही। अब उसने देखा इस्लाम शाह सूर के मरने के बाद में तो जो सूरी थे आपस में वापस में लड़ने को लगे हुए थे कि मैं बैठूंगा गद्दी पे, मैं बैठूंगा। हुमायूं ने इसी चीज़ का क्या उठाया, वो फ़ायदा उठाया और उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। क्लियर, बात समझ में आ गई। देखो कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, टफ हम बनाते हैं। आपको इजी वे में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, तो आप उसको इजी वे में ही समझा करो, किसी चीज़ को टफ मत बनाया करो। क्लियर है, बात समझ में आई? समझ में आई तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, क्लियर। आगे मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए साम्राज्य को खो देता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से जोड़े? किसने कही थी ये बात? मुझे पता आप सभी को आता है इसका आंसर सभी को आता है, लेकिन हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या चीज़ है। सुनो, आप सभी को मैं बताती हूँ कि शेरशाह सूरी 1540 में गद्दी पर बैठा था, आप सभी को पता है, ठीक है। 1541 में इसने रोहतास का किला बनाया। 1542 में इसने मालवर पर आक्रमण किया, मालवर पर अटैक कर दिया, ठीक है। 1543 में इसने रायसेन पर आक्रमण किया, एमपी, ठीक है जी। आप देखो 1544, 1544 में इसने कहां पर आक्रमण किया? मारवाड़ पर। मारवाड़ मतलब कि जोधपुर। जोधपुर सुना होगा आपने, राजस्थान में है, सुना होगा सभी ने। जोधपुर का राजा कौन था? मालदेव था। ध्यान से समझना इसको, कौन था? मालदेव था। अब क्या हुआ, शेरशाह सूरी ने सोचा कि क्यों ना यार मारवाड़ पर अटैक किया जाए, जोधपुर के किले पर, ठीक है। राजस्थान वैसे भी बहुत फेमस है। यहाँ का राजा कौन था? मालदेव था, ठीक है जी। मालदीव के दो सेनापति थे, एक का नाम था जेता, एक का नाम था कुप्पा। नाम देखो, जेता और कुप्पा। शेरशाह सूरी को ये पता था कि जब तक ये जेता और कुप्पा मालदीव के साथ हैं, मैं जोधपुर को नहीं जीत सकता। इसने क्या किया, एक चाल चली। इसने क्या किया, जोधपुर का जो किला था उस किले की चारों साइड, चारों दीवारों पर छोटे छोटे लेटर मतलब कि खत, कागज फिकवा दिए। अब उन कागजों पर क्या लिखा हुआ था वो सुनो। उन पर ये लिखा हुआ था, ये शो कर रहा था, वो कागज ये दिखा रहा था कि जेता और कुप्पा शेरशाह सूरी के साथ में है। उसमें ये लिखा हुआ था कि शेरशाह सूरी जेता और कुप्पा को ये कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरा साथ दे रहे हो, हम मिलकर मालदीव को क्या कर देंगे, हरा देंगे, और बदले में तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मतलब ये जो लेटर थे, ये जो पत्र, जाली पत्र थे, ये शो कर रहे थे कि जेता और कुप्पा शेरशाह सूरी का साथ दे रहे हैं। ये जो लेटर, जो पत्र था ना, वो किसी सैनिक के हाथ लग गया। उसने पढ़ लिया, उसने जाके वो लेटर मालदेव को दे दिया। मालदेव ने देखा कि ये क्या है, जेता और कुप्पा मुझे धोखा दे रहे हैं, मैं तो हार जाऊंगा। मालदेव उस महल से, उस किले से भाग गया। उसको विश्वास ही नहीं हुआ। उसने विश्वास करना जरूरी भी नहीं समझा कि मैं अपने सेनापतियों पे विश्वास नहीं कर रहा। उसको कम से कम बात तो करनी चाहिए थी, उसने बात ही नहीं की और वो भाग गया। जब ये बात जेता और कुप्पा को पता चलती है कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, शेरशाह सूरी ने हमारे नाम से ऐसे ऐसे लेटर फिकवाए हैं, हम ऐसे लेटर डाले हैं और उसमें लिखा होगा कि हम आपका साथ दे रहे हैं। जेता और कुप्पा को गुस्सा आ गया और उन्होंने शेरशाह सूरी के खिलाफ युद्ध लड़ लिया। शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीतने में इतना ज़्यादा वो हुआ, मतलब शेरशाह सूरी को वो कहते हैं ना कि एड़ी चोटी का जोर लगाना, वो हाल हुआ था। शेरशाह सूरी ने पूरा जोर लगा लिया इस युद्ध को जीतने में।
लास्ट में जाकर शेषासुरी ये बात कहने को मजबूर हो गया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे मतलब मुट्ठी भर बाजरा क्या है, जोधपुर के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो बैठता, कि अगर मैं जोधपुर के हार जाता, मारवाड़ को जीतने में हार जाता, तो हिंदुस्तान की जो बादशाहत है वो मेरे हाथों से निकल जाती। मेरी बात समझ में आई कि वो कहने को मजबूर हो गया। देखो जैता और कुप्पा लास्ट में चलो हार गए, ठीक है, लेकिन वो शहीद हुए, उन्होंने शेषासुरी के छक्के छुड़ा दिए थे। तभी तो शेषासुरी लास्ट में कहने को मजबूर हो गया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए मतलब जोधपुर के लिए अगर मैं इस युद्ध में हार जाता तो मैं बादशाह खो बैठता, मतलब हिंदुस्तान को खो बैठता, तो मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता अगर मैं हार जाता तो। क्योंकि शेरशाह सूरी के मतलब आप एक कह सकते हो उसने कमर कस ली, अच्छे से कमर तोड़ दी, ये हाल था। इस युद्ध को हम क्या कहते हैं, गिरी और सुमेल का युद्ध। इस युद्ध को हम क्या कहते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध। क्लियर, बात समझ में? तो किस युद्ध के दौरान शेषासुरी ने कहा था, किसने कहा था, शेषासुरी ने किसने कहा था कि मैं मुट्ठी मारवाड़ के दौरान जोधपुर मालदेव, कौन थे सेनापति, जेता और कुप्पा। इस युद्ध को हम क्या कहते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी आपको पता ही अपनी बाजार कंट्रोल पॉलिसी के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक आप सभी जानते हैं, विद्वानों का विद्वान है ये मोहम्मद बिन तुगलक। औरंगजेब आप सभी को पता है, जिसने अपने पिता शाहजहां को गद्दी से उतारकर जेल में डाल दिया था। क्लियर, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषासुरी का मकबरा कहाँ पे है भाई? शेषासुरी का मकबरा कहाँ पे है, बताओ भाई। अब आप लोगों का आंसर कहीं कालिंजर तो नहीं है ना? कालिंजर में उसकी डेथ जरूर हुई है, लेकिन उसका मकबरा वहां पे नहीं है। शेषासुरी कहाँ का सूबेदार था, मुझे बताओ पहले। शेषासुरी जब सुल्तान नहीं बना था तो कहाँ का सूबेदार? जब हम किसी जगह रहने लग जाते हैं ना, तब उन जगह से प्रेम करने लग जाते हैं, प्यार करने लग जाते हैं। जैसे आप सभी को पता है, बाबर काबुल में रहता था, तो काबुल से उसको बहुत प्यार था, तो उसकी इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो उसी तरह से शेषासुरी जो था वो कहाँ का सूबेदार था, सासाराम का। तो इसका मकबरा भी कहाँ पे है, सासाराम में। शेषासुरी मरा कहाँ पे था, कालिंजर में। और सुल्तान कहाँ का था, दिल्ली का। और सड़क कहाँ पे बनाई थी, बंगाल के सोनार गांव से। ग्रांड ट्रक रोड याद करो, पंजाब के रोहतास से बंगाल के सोनार गांव तक। बात समझ में आई? समझ में आई? तो आंसर क्या आएगा, सासाराम। मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कालिंजर में। सुल्तान कहाँ का था, दिल्ली का। सड़क कौन सी बनाई थी, ग्रांड ट्रक रोड। क्लियर, बात समझ में आ गई? एनी डाउट? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शेषासुरी द्वारा बनाया गया स्मारक है, बताओ। दिल्ली में किला ए कुन्हा, जौनपुर में अटाला मस्जिद, सोना मस्जिद, और दिल्ली में कुवत इस्लाम मस्जिद। बताओ भाई। दिल्ली में कुवत इस्लाम मस्जिद तो आप सभी को पता है किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये तो है नहीं। गौर स्थित सोना मस्जिद ये भी नहीं है। जौनपुर में अटाला मस्जिद ये भी नहीं है। बचा क्या, दिल्ली में किला ए कुन्हा। तो सुनो, देखिए स्टूडेंट, जब हुमायूं था उसने दिल्ली में एक महल बनाया था जिसे हम दीन ए पनाह कहते हैं। आप याद करो, मैंने आपको बताया भी था। हुमायूं ने दिल्ली में एक महल बनवाया था जिसे हम क्या कहते हैं, दीन ए पनाह। याद करो, मैंने बताया था ना, इन्हीं की सीढ़ियों से वो नीचे गिर गया था, किश्तों में गिरा था ना, याद करो, गिरा था कि नहीं। दीन ए पनाह, जब शेषासुरी गद्दी पर बैठा, उसने इस दीन ए पनाह को क्या कर दिया, तुड़वा दिया, और यहाँ पर एक किला बनाया जिसे हम कहते हैं पुराना किला।
क्लियर? कि हुमायूं ने दिल्ली में एक महल बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, दीन-ए-पना। उसी की सीढ़ियों से नीचे गिरा था वो। तो शेरशाह सूरी ने सोचा कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा यहाँ पे, क्या पता मैं भी नीचे गिर जाऊं। तो उसने कहा दीन-ए-पना को क्या कर दिया, तुड़वा दिया और वहां पर एक किला बनाया जिसे हम पुराना किला कहते हैं। उस पुराने किले के अंदर एक मस्जिद बनवाई जिसे हम क्या कहते हैं, किला एक कुन्हा मस्जिद। तो क्वेश्चन पूछता है कि किला एक कुन्हा मस्जिद किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। कहाँ पे बनाई थी? दिल्ली के पुराने किले में। और ये पुराना किला कहाँ पे बना हुआ है? जहाँ पे हुमायूं ने दीन-ए-पना महल बनवाया था। इस महल को तुड़वा कर शेरशाह सूरी ने पुराना किला बनवाया और पुराने किले के अंदर शेरशाह सूरी ने एक मस्जिद बनवाई जिसे हम क्या कहते हैं, किला एक कुन्हा मस्जिद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्वेश्चन, देखो ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पेपर में ये क्वेश्चन आता है। किस मध्यकालीन शासक ने किसानों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत की प्रथा को शुरू किया था? वैसे तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या है, लेकिन हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पट्टा एंड कबूलियत। हालांकि ऑनलाइन जितने भी बैठे हैं उन्होंने सभी ने ये क्वेश्चन समझा हुआ है। देखो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक जोक सुनाती हूँ, आप लोगों ने सुना भी होगा। स्कूल में प्रिंसिपल ने टीचर से कहा कि बच्चों को कहो जाके घर से, स्कूल में एक फंक्शन है और बच्चों को कहो कि जाके घर से 50 रुपये, मतलब घर से ना अपने घर से 50 रुपये लेकर आए। ठीक है, प्रिंसिपल ने टीचर से कहा। टीचर बच्चों के पास गया और टीचर ने बच्चों को कहा कि अपने घर पे जाके कहना कि स्कूल में 100 रुपये मंगाए हैं। ठीक है जी। बच्चा घर पे गया, मम्मी को बोला कि मम्मा मेरे स्कूल में फंक्शन है, स्कूल में 150 रुपये मंगवाए हैं। देखो घर में करप्शन। मम्मी ने पापा को बोला कि स्कूल में फंक्शन है बच्चे के, स्कूल वालों ने 200 रुपये मंगाए हैं। मंगवाए कितने थे? 50 रुपये। हो कितने गए? 200 रुपये। हुए कि नहीं हुए? उसी तरह से किसान है, किसान की जमीन है। ठीक है जी, किसान है, किसान की जमीन है, किसानों से लगान वसूल किया जाता है। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है दरोगा, उसने अपने एक नौकर को, नौकर कह लीजिए या एक अधिकारी, एक सैनिक को कह लीजिए, उस नौकर को, मतलब पटवारी जो भी है, मतलब आपको पता है किसानों से कौन टैक्स वसूल करता है? जो ये पटवारी वगैरह होते हैं वही वसूल करते हैं। चलो यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पटवारी लिख लेते हैं। ठीक है जी। अभी दरोगा ने पटवारी से कहा कि भाई तुम किसान के पास जाओ और जाकर कहो कि तुम्हारा जो टैक्स है वो कितने है, 4000 रुपये है, तो 4000 रुपये मुझे दे दे। ठीक है जी, हो गया। अब पटवारी किसान के पास गया और उसको कहा कि भाई दरोगा ने कितने रुपए मंगवाए हैं? 5000 रुपये मंगवाए हैं। तेरा टैक्स बनता है, तेरा लगान बनता है, रेवेन्यू बनता है। मंगवाए कितने थे? 4000। मांगे कितने? 5000 रुपये। ये 1000 रुपये किसकी जेब में गया? किसकी जेब में गया? पटवारी की जेब में। ये सारी बातें शेरशाह सूरी को पता थी, क्योंकि जिस बंदे ने शुरुआत में ये सब कुछ देखा हो तो उस बंदे को पता है कि कहाँ कहाँ करप्शन होता है, कहाँ कहाँ करप्शन होता है। तो उसने, शेरशाह सूरी ने इस सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया। शेरशाह सूरी ने क्या किया? एक पट्टा तैयार करवाया। इस पट्टे के अंदर जो किसान होता था उस किसान की जमीन के बारे में सब कुछ दिया। मतलब कि पहले, सबसे पहले किसान का नाम, किसान के पिता का नाम, किसान की कितनी जमीन है, किसान के चारों हदों पर किसका घर है, रमेश का, मुकेश का, सुरेश का, किस किस का घर है। जमीन का माप करवाया कि कितनी जमीन है और उस जमीन से कितनी खेती होती है, कितनी उपज होती है और उससे कितना टैक्स मिल सकता है। मेरी बात समझ में आई कि एक
कागज है, इस कागज पर किसान का नाम, उसके पिता का नाम, किसान की जमीन का पूरा साइज, कितनी साइज है, किसान की खेती कितनी होती है, और टैक्स मान लो 4000 रुपये हर साल। ये क्या तैयार होगा? पट्टा तैयार होगा। अरे आप लोगों ने सुना नहीं यार, घर में रजिस्ट्री जिसे हम कहते हैं आज के टाइम पे, जैसे आप आज सुनो अपने घर में, सबसे पहले आज सबसे पूछना, अपने जो घर में आपके बड़े उनसे पूछना कि पापा या दादाजी पट्टा क्या होता है, वो आपको बताएंगे, जिसमें आपकी पूरी जमीन का ब्यौरा लिखा होता है। अब इस जमीन, इस पे लिखा हुआ है 4000 रुपये, अब वो 5000 रुपये मांगेगा तो वो क्या किसान 5000 रुपये देगा? किस हिसाब से देगा? पट्टा तैयार है। तो जिस किसान का जमीन का सारा ब्यौरा लिखा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? पट्टा कहते हैं, जो राजा के द्वारा दिया जाता है। और कबूल कौन करता है? कबूल कौन करता है? किसान कबूल करता है। मान लो मेरी एक ज़मीन है, मेरा उस पे नाम सब कुछ लिखा हुआ है, मैं किसान हूँ और उस ज़मीन पे सब कुछ लिखा हुआ है, और मुझे बताना है कि तेरी ज़मीन में इतनी उपज होती है और तुझे इतना टैक्स देना है, 4000 रुपये टैक्स देना मुझे, ठीक है। अब राजा ने मुझे क्या दिया? पट्टा दिया कि भाई देख ले, पढ़ ले क्या क्या लिखा हुआ है, क्या सही लिखा हुआ है। अब तुझे क्या करना है? सिर्फ साइन करने हैं। तुझे कबूल है? मैं कहूँगी मुझे कबूल है, मुझे सिर्फ क्या करना है? उस पर साइन करने हैं। तो पट्टा किसके द्वारा शुरू किया जाता है? राजा के द्वारा। और कबूल कौन करता है? किसान। इससे क्या नहीं होता? करप्शन नहीं होता। इससे क्या नहीं होता? करप्शन नहीं होता, भ्रष्टाचार नहीं होता। बात समझ में आई? तो पट्टा और कबूलियत किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज भी तो हम करते हैं, रजिस्ट्री होती है, होती कि नहीं? हमारे साइन होते हैं कि नहीं होते उस पर, कि ये रजिस्ट्री इसके नाम पे है, तो पट्टा भी तो उसी राजा, उस किसान के नाम पे है। आज रजिस्ट्री में क्या लिखा होता है कि इसके घर के सामने ये वाला घर है, इसके साइड इस साइड है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में घर है, इतनी ज़मीन है, इसके साइड में ऐसे ऐसे नक्शा बना होता है कि नहीं बना होता? वो कौन सरकार जारी करती है, और हम क्या करते? साइन करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो वो क्या है? पट्टा और कबूलियत है। हम कबूल ही तो कर रहे हैं। क्लियर है? मेरा समझाने का मकसद, सभी को पता है पट्टा और कबूलियत शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2016 में जो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। अभी हाल ही में जो मास्टर गाइडर का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरा मकसद सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट करवाना था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पट्टा और कबूलियत। क्लियर है? समझ में आ गया? तो किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? आप लोग जब भी क्लास लगाते हैं तो प्लीज़ लास्ट में मुझे अपने व्यूज़, आपके जो एक्सपीरियंस है मुझे ज़रूर बता के जाइए। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं मेरे पास में, नो डाउट, लेकिन कुछ स्टूडेंट बिल्कुल भी मैसेज करना ज़रूरी नहीं समझते। यार कोई बात नहीं, क्लास लगा ली। मैसेज ज़रूर किया ताकि यार हमें भी तो पता चले कि आप लोगों को कैसा फील होता है, कैसा लगता है आप लोगों को क्लास में। क्लियर है? बात समझ में आई? समझ में आ गया? हाँ जी स्टूडेंट, इंग्लिश का मास्टर गाइडर का बैच शुरू हो रहा है 27 मई को, एंड जूलॉजी एंड बॉटनी का बैच शुरू हो रहा है। साथ ही साथ जूलॉजी एंड जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का बैच भी शुरू हो रहा है मास्टर गाइडर का। आप सभी को पता है 15 मई को PS टेट का जो बैच है वो शुरू हो चुका है। 15 मई से अगर आप हिस्ट्री की बहुत ही गहराई से, डीपली तरीके से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हालांकि हम जो क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन आप पूरे कॉन्सेप्ट्स वाइज क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो PS टेट का बैच शुरू कीजिए। 15 मई से शुरू हो चुका है। जल्दी से जल्दी अपने आप को इसमें एनरोल करवाइए और कूपन कोड AC512 यूज़ कीजिए, आपको 800 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? इसी के साथ हिस्ट्री का जो है UGC नेट का बैच चल रहा है, वो रिकॉर्डेड बैच है, आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। होप सो आज की जो क्लास थी आपको समझ में आई होगी। शेरशाह सूरी से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत समस्या आती है तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए। किसी प्रकार का जानकारी चाहिए टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। किसी भी तरह का कुछ भी है आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, बहुत कुछ। क्लियर है? तो देखो आधे घंटे की क्लास में, आधे से 45 मिनट की क्लास में हम कितना कुछ सीखते हैं कि नहीं सीखते? तो चलिए
थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ कल एंड थैंक यू सो मच।